नमस्कार। आज हम एक मंदिर नहीं बल्कि पत्थरों में लिखी एक पहेली को समझने निकले हैं। चलिए समय में पीछे चलते हैं 12वीं सदी के पुरी। यहाँ के जगन्नाथ मंदिर की यह यात्रा हमें दिखाएगी कि हमारे पूर्वज इंजीनियरिंग के कितने बड़े जादूगर थे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो दिमाग घुमा दे, क्या कोई झंडा हवा के उल्टा लहरा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यही तो जगन्नाथ मंदिर का पहला और सबसे बड़ा रहस्य है, जो पहली नज़र में तो विज्ञान को खुली चुनौती देता है। तो ये है क्या? कोई जादू, कोई चमत्कार, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बहुत ही गहरा विज्ञान? चलिए मिलकर इस हवा के खेल को समझते हैं और उस प्राचीन सोच को सलाम करते हैं जिसने इसे मुमकिन बनाया। और ये कोई कहानी नहीं है, ये हर रोज होता है। मंदिर के शिखर पर वो जो ध्वज है, वो लगातार हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। अब वहां रहने वालों के लिए ये रोज की बात होगी, पर विज्ञान की नज़र से देखें तो ये एक बहुत बड़ी असाधारण पहेली है। इस पहेली का जवाब छिपा है फ्लूइड डायनामिक्स में। अरे ये हवा और पानी के बहाव का विज्ञान है। अब सोचिए, जिन्होंने इसे बनाया वो सिर्फ कारीगर नहीं थे, वो तो अपने समय के कमाल के वैज्ञानिक थे। वो हवा के मिजाज को, उसके बहाव को इतना समझते थे कि उसे अपनी मर्जी से मोड़ सकते थे। अच्छा, तो ये होता कैसे है? बहुत आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, पहला स्टेप, हवा आकर मंदिर के घुमावदार शिखर, जिसे रेखा द्वाला कहते हैं, उससे टकराती है। फिर दूसरा स्टेप, शिखर के ठीक पीछे हवा का दबाव कम हो जाता है, एक तरह की खाली जगह बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेज चलती नाव के पीछे पानी में बनती है। तीसरा, अब कुदरत का नियम है, खाली जगह भरी जाती है, तो इस जगह को भरने के लिए हवा पीछे से घूम कर आती है और एक भंवर बनाती है। और बस चौथा और आखिरी स्टेप, यही उल्टा घूमता हुआ हवा का भंवर उस ध्वज को पीछे की तरफ हवा की उल्टी दिशा में धकेलता है। कमाल है ना? तो ये तो हुई आसमान की बात, हवा का खेल समझ लिया। अब चलिए आसमान से उतरकर सीधे जमीन के नीचे चलते हैं, जहां एक और बड़ा राज दफन है। सोचकर देखिए, एक इतना भारी भरकम पत्थरों का पहाड़ जैसा मंदिर, और वो भी समुद्र किनारे की ढीली रेतीली मिट्टी पर। आखिर ये सदियों से अपनी जगह पर टिका कैसे हुआ है? ये वो सवाल है जो आज के बड़े बड़े सिविल इंजीनियर्स को भी सिर खुजलाने पर मजबूर कर दें। अरे, ऐसी जमीन पर तो एक छोटा सा घर बनाना भी कितना बड़ा चैलेंज होता है। तो फिर लगभग 900 साल पहले उन बनाने वालों ने इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बना दिया? उनका तरीका सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर था एकदम जीनियस, जिसे हम आज सैंडबॉक्स टेक्निक कह सकते हैं। उन्होंने क्या किया, जमीन में एक बहुत गहरा बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसे भर दिया रेत से। जी हाँ, रेत से। और फिर मंदिर की पूरी नींव इसी रेत के ऊपर बना दी। अब ये रेत की नींव पता है क्या करती है? ये एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, बिल्कुल गाड़ी के सस्पेंशन जैसा। जब भी कोई भूकंप या तेज कंपन होती है तो ये रेत उसे स्पंज की तरह सोख लेती है, मंदिर की मुख्य इमारत तक जरा सी भी आंच नहीं पहुंचने देती। क्या कमाल की दूर की सोच थी कलिंग के उन वास्तुकारों की। उन्होंने मुसीबत से लड़ने के लिए मुसीबत का ही इस्तेमाल कर लिया। चलिए अब नींव से ऊपर आते हैं और बात करते हैं उन पत्थरों की। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक कहानी कहते हैं। उन हजारों गुमनाम कारीगरों के पसीने की, उनकी लगन की और उनके उस हुनर की जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये मंदिर 214 फीट ऊंचा है। एक मिनट रुककर सोचिए, 214 फीट! आज के ज़माने में जब हमारे पास बड़ी बड़ी क्रेनें और मशीनें हैं, तब भी यह मुश्किल है। तो उस ज़माने में बिना इन सब के इतने भारी पत्थर उतनी ऊपर तक कैसे पहुंचाए गए होंगे? और अब जो बात मैं बताने वाला हूं, वो तो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। इस पूरे मंदिर में एक भी बूंद सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ, एक बूंद भी नहीं। तो सवाल उठता है, ये खड़ा कैसे है? इसका राज है इंटरलॉकिंग में। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चों के खेलने वाले ब्लॉक्स या पजल के टुकड़े एक दूसरे में फंस जाते हैं। हर पत्थर को इतनी सटीकता से तराशा गया कि वो दूसरे पत्थर में एकदम फिट हो जाए। ये सब सिर्फ अपने वजन और गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक दूसरे पर टिके हैं। और हाँ, इन्हें और मजबूती देने के लिए लोहे के क्लैंप लगाए गए, जिससे एक ऐसा अटूट जोड़ बन गया जिसे आज सदियां बीत गईं पर कोई तोड़ नहीं पाया। अब जरा मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर को देखिए। वहां जो चक्र है उसे नील चक्र कहते हैं। इसका वजन जानते हैं कितना है? 1 टन, 2 टन?
नहीं, पूरे 8 टन, मतलब लगभग 8 हाथियों के वजन के बराबर। अब फिर वही सवाल, इतनी भारी चीज को 214 फीट ऊपर चढ़ाया कैसे गया? पर ये नील चक्र सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये एक रक्षक है, एक ढाल। इसका असली काम है मंदिर को आसमानी बिजली से बचाना। ये आज के लाइटनिंग अरेस्टर की तरह काम करता है। बिजली को अपनी तरफ खींचता है और उससे सुरक्षित तरीके से जमीन में पहुंचा देता है ताकि मंदिर को कोई नुकसान न हो। इंजीनियरिंग के ये कमाल सिर्फ मंदिर की बाहरी दीवारों तक ही नहीं है। चलिए अब मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, उस जगह पर जहां विज्ञान और आस्था एक हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप मंदिर के मुख्य द्वार, सिंह द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। कानों में सिर्फ एक ही आवाज है, समंदर की लहरों का जोरदार शोर, एक लगातार गूंजती हुई ताकतवर आवाज। लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार से एक कदम अंदर रखते हैं, सब कुछ खामोश। लहरों का वो शोर गायब। अंदर एक अजीब सा गहरा सन्नाटा। ये अनुभव सच में किसी जादू जैसा है। इस अकूस्टिकल जादू के पीछे है एक दीवार, नाम है मेघनाद पचेरी, मतलब बादलों की गरज को रोकने वाली दीवार। ये कोई मामूली दीवार नहीं है। 20 फीट ऊंची और 6 फीट मोटी ये एक शानदार साउंड बैरियर है जो बाहर के हर शोर को बाहर ही रोक देती है। और ये सिलसिला रसोई तक जाता है। मंदिर की रसोई में भी विज्ञान का एक मजेदार खेल है। यहां एक के ऊपर एक 9 मिट्टी के बर्तन रखकर खाना बनता है। आग सबसे नीचे जलती है, तो लॉजिक तो यही कहता है कि सबसे नीचे वाला खाना पहले पकेगा, है ना? पर होता है ठीक उल्टा। सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। क्यों? क्योंकि नीचे से उठने वाली भाप, स्टीम, ऊपर जाकर टॉप वाले बर्तन में फंस जाती है। इससे वहां प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं और खाना सबसे जल्दी पकता है। तो अब तक हमने क्या देखा? यही कि जगन्नाथ मंदिर का हर कोना, हर पत्थर विज्ञान और इंजीनियरिंग की एक दास्तां सुनाता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक ऐसी विरासत है, एक ऐसी लेगेसी है जिसने वक्त को भी हरा दिया है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है, ये कलिंग वास्तुकला का सबसे बेहतरीन, सबसे ऊंचा नमूना है। ये उस दौर के ज्ञान, उनकी गहरी आस्था और उनकी संस्कृति का एक जिंदा सबूत है। ये एक सलाम है उन गुमनाम जीनियस लोगों को, उन वास्तुकारों को, उन कारीगरों को जिन्होंने हवा को अपनी मर्जी से मोड़ा, जमीन के राज को समझा और पत्थरों में ऐसी जान फूंकी कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए। ये विज्ञान, कला और विश्वास का एक ऐसा संगम है जो आज भी हमें हैरान करता है। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है, हमारी प्राचीन दुनिया में ऐसे और कितने राज छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? और कितना ऐसा ज्ञान है जो किताबों में नहीं बल्कि ऐसी ही शानदार इमारतों में लिखा है, बस उसे पढ़ने वाली नजर चाहिए।